हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू चैनल नीट 101 पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह और आज पढ़ने वाले हैं थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स शुरू करेंगे, टेम्परेचर वाली बातें कुछ शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में 3 टॉपिक खत्म करेंगे। दैट इज फर्स्ट इज टेम्परेचर स्केल, सेकेंड इज थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे एंड थर्ड इज कैलोरीमेट्री की बात करेंगे। तो टेम्परेचर स्केल, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री, ये 3 टॉपिक अपन करेंगे। बहुत इजी से टॉपिक हैं और इन तीनों में से किसी भी एक टॉपिक से एक सवाल आ सकता है इन योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दिस सेशन ड्यूरेशन विल बी अप्रोक्सीमेट ऑफ 90 मिनट्स, ठीक है। आधे आधे घंटे में अपन तीनों, एक आधे घंटे एक के लिए, आधे घंटे एक के लिए, आधे घंटे एक के लिए, तो 1.5 घंटे में अपन पूरा सेशन खत्म करने वाले हैं। शुरू किया जाए बच्चा पार्टी। शुरू करने से पहले मैं अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको स्टडी नोट्स जो है अनअकैडमी के वो घर पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप अगर बच्चे अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज मेरा कोड AS Live वहां पे लगा दें। कंफर्टेबल है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अनअकैडमी पे अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी परचेस करते हैं तो इन्हें लिमिटेड टाइम ऑफर आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। जो नीट यूजी के कुछ बैचेस लॉन्च हुए उनके बारे में बता दूं। फॉर 2022 एस्पिरेंट्स ये कुछ एक एंथूज बैच एंड अर्जुना बैच लॉन्च हुआ है एंड फॉर 2023 एस्पिरेंट मंजिल बैच एंड विजय भवा बैच लॉन्च हुआ है। कंफर्टेबल है। आपको बच्चे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने पे 9,000 रुपीज में 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ठीक है। अभी 2021 के लिए ऑफर चल रहा है। AS Live मेरा कोड है, इस कोड को यूज करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंतिम युद्ध बैच लॉन्च हुआ है, आज से ही लॉन्च हुआ है फ्रॉम 21 जुलाई। इसको ज्वाइन कर सकते हैं, AS Live कोड यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रोडिजी होगा 14 एंड 15 को, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। काफी कुछ है जीतने को और आपको सबसे बड़ी बात है रैंकिंग पता चलेगी आपकी एक्चुअल नीट में किसकी। जो प्रोडिजी रैंक है और जो आपकी एक्चुअल नीट रैंक है वो बहुत क्लोज होती है, बिकॉज प्रोडिजी हर एक सीरियस एस्पिरेंट देता ही देता है, ठीक है। और इस बार जो कॉम्बैट है संडे को, वो मेगा कॉम्बैट है। इसमें मतलब स्कॉलरशिप के साथ साथ बहुत सारे प्राइजेस में जीतने को, जैसे कि iPad है, JBL के स्पीकर्स हैं, फिटबिट की वॉच है एंड अमेजन वाउचर्स भी हैं। आप लोग मेरा कोड AS Live लगा के यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और कॉम्बैट में एनरोल कर सकते हैं। प्लीज अगर कॉम्बैट में एनरोल कर रहे हैं तो मेरा कोड यूज करिएगा, ठीक है। तो कॉम्बैट देना जरूरी है और AS Live कोड लगाना भी जरूरी है। कंफर्टेबल है, एनरोल करें, AS Live कोड यूज करें, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना पार्टी थर्मल फिजिक्स। क्या चाहिए बच्चा पार्टी? थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स में आज जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर किस बात का मेजर होता है, टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर आता कैसे है, टेम्परेचर किस बात को मेजर करता है। तो व्हाट इज टेम्परेचर? पहला क्वेश्चन है कि टेम्परेचर क्या है। एक घिसी पिटी डेफिनेशन है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। मैं अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं तो आप टेम्परेचर को कैसे डिफाइन करेंगे और टेम्परेचर क्या इंटरप्रिटेट करता है, टेम्परेचर से आप फिजिक्स में क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बटे, व्हाट इज टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज पूरी थर्मल फिजिक्स टेम्परेचर नामक क्या कहते हैं शब्द पे, या एक फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर नामक शब्द पे ही डिपेंड करेगी और या इसका बार बार आता रहेगा। तो टेम्परेचर को समझना बहुत जरूरी है, गर्म ठंडा नहीं। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है मैं बहुत तेजी में आप लोग को बता रहा हूं। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज मेजर of kinetic energy associated with random motion of the molecules of
बॉडी, किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के जो रैंडम मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम मोशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंडम मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडम मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है उस बात का मेजर क्या होता है, टेम्परेचर। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन ज्यादा होंगे, रैंडम मोशन की स्पीड ज्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उस मॉलिक्यूल उस क्या कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? भाई दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। लेट से मैं कहूं इसका टेम्परेचर जो है 200 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो किसके मॉलिक्यूल्स की रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ए के मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या बी के मॉलिक्यूल्स के पास रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? बी के पास, बी के पास रैंडम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। और जब मैं कह रहा हूं रैंडम काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस रैंडम मोशन से एसोसिएटेड। मान लो ये मेरा मोबाइल फोन है, ये तो नया लिया है, महंगा वाला है, इसका कुछ टेम्परेचर है, लेट्स से ये भी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन हो गया। 300 केल्विन के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली कुछ रैंडम काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हैं। अगर मैं इसको फेंक दूं, थ्रो कर दूं, स्पीड वेलोसिटी दे दूं, तो मॉलिक्यूल्स के पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और आ जाएगी जो मैंने दी, मतलब मॉलिक्यूल्स की नेट काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाएगी, बिकॉज रैंडम मोशन तो पहले से कर रहे थे कुछ, लेकिन मैंने एक वेलोसिटी और दे दी। तो क्या इस फोन को अगर मैं फेंक दूंगा तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये रिमोट रखा है एसी का, इसको मैं उठा के फेंक दूं तो क्या इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा? जल्दी बताइए। नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बिकॉज अगर मैं इसको कुछ वेलोसिटी दे रहा हूं तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड वेलोसिटी है, रैंडम नहीं है। जो अगर मैंने रिमोट को फेंका तो जो मैंने वेलोसिटी दी वो रिमोट के हर एक मॉलिक्यूल के पास वही सेम वेलोसिटी मिली जो मैंने दी। लेकिन जब मैं इसके रैंडम मोशन की बात कर रहा हूं तो एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो अगला इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फेंक दूं तो जो स्पीड मिली इसको वो एक ऑर्गेनाइज्ड मोशन है, ऑर्गेनाइज्ड मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आती है उसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, उसका टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। रैंडम और ऑर्गेनाइज्ड को समझना है तो ऐसे समझिए कि भाई आप किसी बारात में जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं और बस में आप लोग भंगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कैसे नच रहा है, कोई वैसे नच रहा है। तो जो बाराती है जो बस के अंदर बैठे हुए हैं वो रैंडम मोशन है उनका, कोई भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है। लेकिन बस जो एक साथ लेके जा रही है सबको, तो बस की वजह से जो वेलोसिटी है आपके पास एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में, वो एक ऑर्गेनाइज वेलोसिटी है। और जो आप इधर उधर कुछ भी कर रहे हो वो आपकी रैंडम वेलोसिटी है, या उसकी वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो रैंडम काइनेटिक एनर्जी। तो मॉलिक्यूल्स के जो थर्मल मोशन या रैंडम मोशन की वजह से जो क्या कहते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है रैंडम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम खुद एक वेलोसिटी दे दोगे, तो तुमने अगर रिमोट को फेंका तो रिमोट का हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वो वाली स्पीड काउंट नहीं होती है टेम्परेचर में। ये बात से आप सभी लोग सहमत हैं? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। यहां तक कंफर्टेबल है? टेम्परेचर किस बात का मेजर होता है? इट इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम काइनेटिक एनर्जी। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को ऑर्गेनाइज, किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड दे देते हैं, वेलोसिटी दे देते हैं, उससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वो जो आपने स्पीड या वेलोसिटी दी है वो एक ऑर्गेनाइज वेलोसिटी है, वो रैंडम नहीं है। अब आते हैं टेम्परेचर स्केल की, जल्दी से बात कर लेते हैं। टेम्परेचर स्केल से ऑब्वियस सी बात है, किसी भी स्केल से क्या नापते हैं, मतलब उस चीज का मेजरमेंट करते हैं। मीटर स्केल होगा तो लेंथ नापेंगे, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर स्केल से क्या नापते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। 3 कॉमन टेम्परेचर स्केल हैं, वैसे तो बहुत सारे स्केल होते हैं, 3 टेम्परेचर कॉमन स्केल होते हैं। एक कहते हैं बच्चे फ़ारेनहाइट स्केल, एक कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल,
एक होता है बच्चा पार्टी आपका फ़ारेनहाइट स्केल, जिससे बुखार नापते हैं, बोलते हैं 100 डिग्री बुखार है, तो 100 डिग्री बोल रहे होते हैं, वो सेल्सियस वाला 100 डिग्री नहीं होता है। 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है, तुम्हारा खून उबल उबल के क्या कहते हैं भाप बन के निकल जाएगा, खत्म हो जाओगे। 100 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा होता है। तो जो बोलते हैं ना 101 बुखार है, तो वो 101 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो बुखार उखार जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल पे नापते हैं, ठीक है। और जनरली डे टू डे लाइफ में या रूम टेम्परेचर बोल रहा हूँ 27 डिग्री, तो 27 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है, 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो सेल्सियस स्केल में मापते हैं, ठीक है। और ये क्या है, केल्विन। केल्विन क्या है, किसकी एसआई यूनिट है, जो भी हम इसको एक ऑब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। केल्विन स्केल को क्या कहते हैं, ऑब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, बिकॉज केल्विन पे स्केल पे जो मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल है वो कितना पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल है वो कितना है, 0 केल्विन पॉसिबल है। तो केल्विन स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें निगेटिव में टेम्परेचर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। 0 केल्विन का मतलब क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन कर रहा था, थर्मल मोशन कर रहा था, हर एक मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गया, हर एक मॉलिक्यूल क्या आ गया, रेस्ट। तुम अगर किसी भी बॉडी को 0 केल्विन पे ले गए तो 0 केल्विन पे जाके कोई पार्टिकल रेस्ट पे आ जाए, रेस्ट पे आ गया मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब निगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो किसी भी चीज की काइनेटिक एनर्जी निगेटिव है इसका कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक, ये नॉनसेंस बात है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एक बार रेस्ट पे आ गए, ज्यादा रेस्ट और कम रेस्ट भी कोई बात नहीं होती। रेस्ट है मतलब रेस्ट, स्पीड 0 है मतलब 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है मतलब 0 है, टेम्परेचर 0 है। तो टेम्परेचर स्केल को एक एब्सोल्यूट स्केल कहा जाता है, इसमें निगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है, बाकियों में निगेटिव टेम्परेचर भी आता है। 0 केल्विन मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो अब रुक चुके हैं, फ्रीज हो चुके हैं, अब वो कोई भी मोशन नहीं कर रहे। उन सबकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकी है, 0 हो चुकी है। कंफर्टेबल है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। कंफर्टेबल है सभी लोग, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल हैं। चलिए अब आता है टेम्परेचर स्केल की बातें कर लेते हैं थोड़ा तेजी में। सेल्सियस स्केल रिप्रेजेंटेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 0 का लिखते हैं, अपर फिक्स पॉइंट इसमें 100 होता है, और नंबर ऑफ डिवीजन 100 डिवीजन होते हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे लेके 100 डिग्री तक सेल्सियस स्केल में डिवीजन होते हैं। फ़ारेनहाइट को डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए, वाटर के लिए। और अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो फ़ारेनहाइट स्केल में बात करेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अपर फिक्स पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं, 180 होते हैं। केल्विन स्केल पे क्या होता है, के होता है, लोअर फिक्स पॉइंट 273.15 केल्विन होता है। 273.15 केल्विन मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे अगर मैं बात करूं तो केल्विन स्केल पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 273 केल्विन, और अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन। नंबर ऑफ डिवीजन इसमें भी क्या होते हैं, 100 होते हैं। अब किसी भी स्केल का किसी भी स्केल से अगर तुम्हें कंपैरिजन कन्वर्जन करना है तो जो भी नॉन स्केल है, जैसे मान लो केल्विन टू किसी भी रैंडम स्केल में करना है, तो के माइनस जो भी वैल्यू चाहिए, के माइनस 273 क्या है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, तो एक्स जो भी रीडिंग चाहिए माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये कर देंगे तो आपका कन्वर्जन आ जाएगा, किसी भी स्केल से किसी भी स्केल का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या करना है, जो भी स्केल है उस स्केल पे रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये एक्स क्या है, रीडिंग, एक्स क्या है, रीडिंग या वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट दैट स्केल। एक्स क्या है बच्चा पार्टी, एक्स क्या है बच्चा पार्टी आपका यहाँ पे, ये जो एक्स लिखा है वो क्या है यहाँ पे, रीडिंग, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर स्केल। तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जो उस टेम्परेचर स्केल पे वो कर देंगे तो टेम्परेचर कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है तो एक क्वेश्चन करा दूं इस पे। प्लीज डू लाइक द वीडियो बच्चों पार्टी।
एक्स क्या है बताया, तो रीडिंग ऑफ टेम्परेचर स्केल, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर स्केल। कंफर्टेबल है? चलो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन करके बताओ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव, इनमें से कौन से स्केल में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जल्दी बताइए। केल्विन स्केल में कभी भी टेम्परेचर जीरो के नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, जीरो के नीचे नहीं जा सकता। कंफर्टेबल है? कन्वर्जन का सवाल देखिए, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे तुम देखो x की वैल्यू तुम्हें पता है 25 डिग्री, तो अगर सेल्सियस स्केल में बात करूं तो 25 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है टेम्परेचर स्केल पे क्या होता है 0, अपर फिक्स पॉइंट टेम्परेचर स्केल सेल्सियस स्केल पे क्या होता है 100 माइनस 0। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इन फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में लेट से कुछ वैल्यू f आ गई, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लोअर फिक्स पॉइंट की बात करूं फ़ारेनहाइट स्केल में क्या 32 होता है, लोअर फिक्स पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल क्या 32 डिग्री सेल्सियस होता है, अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट क्या था बच्चा 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32, सॉल्व कर लोगे यहां से 25/100 कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 करोगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 4 से काट दोगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, यहां से f माइनस 32 इज इक्वल टू 45 आ जाएगा, यहां से f इज इक्वल टू 32 प्लस 45 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंफर्टेबल है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए, क्या इस तरीके के सवाल कर लेंगे सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। कंफर्टेबल है सभी लोग? 100% कंफर्टेबल है, 100% कंफर्टेबल है, एक नंबर कंफर्टेबल है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। आगे बढ़ जाऊं, एक और क्वेश्चन करना है, एक और कर लीजिए। सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर में डिप कर दिया गया, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर इन द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रजिस्टर्स 140 डिग्री, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट वाले स्केल पे जो रीडिंग है 140 डिग्री है, व्हाट इज द टेम्परेचर रजिस्टर्ड बाय द सेंटीग्रेड स्केल, तो भाई सेंटीग्रेड स्केल में रीडिंग कोई सी होगी, लोअर फिक्स पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल पे 0 होता है, अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है बच्चे 100 होता है, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0। अगर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल पे बात करेंगे तो वैल्यू 140 दे रखी है, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 32 होता है, अपर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है 212 होता है, लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है बच्चा पार्टी 32 होता है। कुल मिला के तुम्हें किसी भी दो स्केल के लिए इस वैल्यू को इक्वेट करना है, किसी भी दो स्केल के लिए, किसी भी दो स्केल अगर आपको कोई दे रखे हैं उनके लिए तुम्हें सिर्फ ये वैल्यू जो भी रीडिंग है x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, इस वैल्यू को बस बच्चे आप क्या कहते हैं इक्वेट कर देंगे, इस वैल्यू को क्या कहते हैं आप इक्वेट कर देंगे, स्केल 1 और स्केल 2 के लिए काम हो जाएगा। इसके लिए x की वैल्यू तुम्हें नहीं मालूम था तो c लिख दी, लोअर फिक्स पॉइंट इसके लिए x की वैल्यू आपको नहीं मालूम थी तो c लिख दी, लोअर फिक्स पॉइंट आपको मालूम है सेल्सियस पे 0 होता है 0 लिख दिया, अपर फिक्स पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं तो 100 होता है लिख दिया, लोअर फिक्स पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 होता है सेल्सियस स्केल में 0 लिख दिया। इसी तरह फ़ारेनहाइट में बात करें x की वैल्यू रीडिंग ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल 140 दे रखा है तो 140 लिख दिया, लोअर फिक्स पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 लिख दिया, अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट स्केल में 212 होता है, लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, तो यहां से c/100 इज इक्वल टू 140 माइनस 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 में से 30 जाता तो कितना आता 110, 108 अपॉन 180, 0 से 0 गया, ठीक है, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 9, कंफर्टेबल है, 9 से काट दोगे कितना आ जाएगा 12, 9 12 या कितना 12 9 या कितना होता है 108 होता है,
तो 12 8 25 सी इज इक्वल टू 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। कंफर्टेबल है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। ओहो ओहो ओहो, आहा आहा आहा, ओहो ओहो ओहो। कंफर्टेबल है? नेक्स्ट सवाल, इफ द टेम्परेचर रीड्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 20 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमीटर है कोई, वो रीडिंग ले रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 150 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच थर्मोमीटर रीड व्हेन द एक्चुअल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। कोई टेम्परेचर है, अब हमें नहीं पता ये कौन सा टेम्परेचर है, लेकिन इसके लिए हमें लोअर फिक्स पॉइंट, कोई नया टेम्परेचर है, उसके लिए स्केल है जिसके लिए लोअर फिक्स पॉइंट 20 है, अपर फिक्स पॉइंट 150 है, एक्चुअल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैं सेंटीग्रेड स्केल से कंपेयर करूंगा तो इसकी रीडिंग हमें कितनी होगी ये हमें पता करनी है। तो x लिख दी, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 20, अपर फिक्स पॉइंट 150, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 20। सेंटीग्रेड स्केल से बात करें तो बोला है व्हेन एक्चुअल रीडिंग इज 60 डिग्री सेल्सियस। जब एक्चुअली 60 वैल्यू हो गई तो सेंटीग्रेड स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0। सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 20 अपॉन 130 इज इक्वल टू 6/10, 0 से 0 काट दिया। सॉल्व कर लेंगे तो यहां से x माइनस 20 इज इक्वल टू 13 इंटू 6, 13 6 करोगे तो 6 3 के 18 का 1, कंफर्टेबल है? ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 78। सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 98 डिग्री सेल्सियस। तो नए स्केल पे जो, अगर एक्चुअली में टेम्परेचर 60 है तो नए स्केल पे जो टेम्परेचर बताएगा वो 98 बताएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। क्या ये मेथड, ये तरीका, ये फॉर्मूला सब कुछ आपको कंठस्थ हो चुका है, रट चुका है? अगर ये ऐसी बात है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंफर्टेबल है? सर 50 कंसेप्ट कल से पक्का, प्रॉमिस। नेक्स्ट सवाल, ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर and 90 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively. Sorry. When the pressure reading is 60 centimeter of mercury, भाई ये तो कुछ और ही बातें कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में जो तुम्हें डराने आ जाए कांस्टेंट प्रेशर ये सब में, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ लोअर फिक्स पॉइंट ढूंढो। क्या है? प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहा है, ये 50 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस 50 सेंटीमीटर बता रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो कितना है बच्चे, 50 सेंटीमीटर है। अपर फिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी बताता है कब, 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्ट में। तो अपर फिक्स पॉइंट की मैं बात करूं तो हमें पता चल गया 90 सेंटीमीटर। व्हेन द प्रेशर रीडिंग इज 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, इस स्केल पे जब 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में ले तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो तुम कोई बात नहीं, जो रीडिंग है वो x है, उसकी वैल्यू 60 दे रखी है, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 50 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट 90 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 50 इज इक्वल टू रीडिंग एट, अगर मैं बात करूं किसी दूसरे टेम्परेचर स्केल पे, इज इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन सेंटीग्रेड स्केल पे बात करेंगे 100 माइनस 0। कंफर्टेबल है? तो 60 माइनस 50 कर दोगे तो 10 अपॉन 40 इज इक्वल टू x बटा 100, 0 से 0, 4 से कट गया 25, यहां से x इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। कंफर्टेबल है? जल्दी बताओ, पक्का बताओ, सच्चा बताओ, सारे बताओ। कंफर्टेबल है सभी लोग?
कर लेंगे इस तरीके के सवाल टेम्परेचर स्केल वाले। तो आगे बढ़ जाऊं, अगर टेम्परेचर स्केल तुम लोग को बिल्कुल 100% 100% कंफर्टेबल है तो आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट अपने कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। किसकी बातें करने वाले हैं? थर्मल एक्सपेंशन। बहुत कॉमन फिनोमेना है, जब किसी भी मेटल को हीट करते हैं, मेटल क्या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, जनरल एक ऑब्जर्वेशन है कि जब ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो वो एक्सपांड करता है। वो क्या करता है बच्चे? एक्सपैंड करता है। उस बिहेवियर को अपन पढ़ने वाले हैं, उस बिहेवियर को अपन पढ़ने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन में। तुमसे कोई अगर पूछ दे कि रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कि भाई थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, लॉजिक समझ में आ जाए तो बढ़िया, ना आए तो समझ बढ़िया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में इस साल, इसलिए मैं आंसर लिख दे रहा हूं। बिकॉज ऑफ unsymmetric, because of unsymmetric nature of, because of unsymmetric, because of unsymmetric nature of potential energy versus R graph of molecules। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो किसी भी मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है, ये आप लोगों ने भली भांति आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ भी रखा होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत ही इस ग्राफ से शुरू होती है। कुछ इस तरीके का ग्राफ बताया था आप लोगों को क्लास में, हाँ या ना? जब आपने केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर पढ़ा होगा तो बताया होगा ये R = R0 है, यहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब जब भी दो बॉन्ड बनेंगे तो उनके बीच की जो एवरेज सेपरेशन होगी वो R0 होगी। जो उनके बीच की एवरेज सेपरेशन क्या होती है? R0। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो, मतलब ग्राफ में ऊपर की तरफ जा रहे हो। एक बार ऊपर की तरफ जाके तो देखो क्या होगा। ऊपर की तरफ जैसे मान लो गए तो ग्राफ पे ये दो पॉइंट मिले, क्योंकि अनसिमेट्रिक नेचर है, इधर थोड़ा कम होता है उधर थोड़ा ज्यादा होता है। अनसिमेट्रिक होने की वजह से इसका मिड पॉइंट यहां कहीं आएगा। तो जो नई लेंथ है इक्विलिब्रियम लेंथ, वो इनका मिड पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से कोई भी बॉडी को हीट करने से, मतलब उसको एनर्जी देने की वजह से, वो उसके बीच की हर एक बॉन्ड के बीच की एवरेज सेपरेशन बढ़ जाती है। हर एक बॉन्ड के बीच की अगर एवरेज सेपरेशन बढ़ जाएगी तो उसे कह देंगे थर्मली एक्सपेंड कर जाएगा। अब इसका जो क्या कहते हैं लॉजिक है या एक्सप्लेनेशन है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं तुम्हें जितना शॉर्ट फॉर्म में ये लॉजिक समझा सकता था समझा दिया। क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ये स्टेटमेंट तुम्हें समझ ध्यान होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ होता है वो अनसिमेट्रिक नेचर का होता है। इस वजह से थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना हमें मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाई थर्मल एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड। थर्मल एक्सपेंशन होने का रीजन क्या हो सकता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? तो तुम बोल दोगे कि रीजन होता है इज द अनसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच बताइए, सर बताइए। रीजन ही तो लिखा, बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिक नेचर ऑफ, बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिक नेचर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ ऑफ मॉलिक्यूल। कंफर्टेबल है? तो यहां से बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का फिनोमेना। अब मान लो कोई रॉड है, इसको आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा बच्चे? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। किसी T टेम्परेचर पे इसकी लेंथ इतनी है, किसी T प्लस डेल्टा T। डेल्टा T क्या है? वो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जिससे आपने टेम्परेचर बढ़ाया। पहले इनिशियल टेम्परेचर T था, अब T प्लस डेल्टा T हो गई। इनिशियली इसकी अगर लेंथ बच्चा पार्टी, इनिशियली अगर इसकी लेंथ बच्चा पार्टी L होगी, तो फाइनली इसकी लेंथ L प्लस डेल्टा L होगी। फाइनली इसकी लेंथ L प्लस डेल्टा L होगी।
सर पिछले क्वेश्चन में 60 माइनस 0 क्यों नहीं हुआ? कौन सा पिछला क्वेश्चन है भाई? बिकॉज लोअर फिक्स पॉइंट 50 दे रखा है क्वेश्चन में। थर्मामीटर शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो प्रेशर वाला टेम्परेचर, जो प्रेशर रीडिंग है वो 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो लोअर फिक्स पॉइंट जो है 50 दे रखा है, तो लोअर फिक्स पॉइंट की वैल्यू 50 है। अपर फिक्स पॉइंट 90 दे रखा है, तो 90 लिखी। भाई मरकरी की जो रीडिंग है सेंटीमीटर वाली, वो एक साइड रखोगे, सेंटीग्रेड स्केल वाली इधर लिखोगे। कंफर्टेबल है? तो यहां पे टेम्परेचर एल प्लस डेल्टा एल हो गई। कंफर्टेबल है? तो किसी भी इंक्रीज टेम्परेचर पे जो लेंथ लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? लेंथ का फॉर्मूला आता है एल नॉट। एल नॉट इज द ओरिजिनल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं इसको खोल दूंगा तो एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ये जो टर्म आया वो क्या है? डेल्टा एल आया। वो क्या आया? डेल्टा एल आया। तो थर्मल एक्सपेंशन में जो चेंज इन लेंथ आती है उसकी वैल्यू आती है ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा टी। दिस इज द चेंज इन लेंथ। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी अमाउंट से आप बढ़ाएंगे तो उसकी लेंथ में जो चेंज आएगा वो एल नॉट ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी आएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। 50 टॉपिक्स बताया तो कल से शुरू कर दूंगा, कल से शुरू कर दूंगा, कल से शुरू कर दूंगा। कंफर्टेबल है? तो देखो कुछ इसको समराइज किया। लेंथ एल है, हीट करेंगे लेंथ एल नॉट, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। ठीक है? तो किसी भी लेंथ को एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा लिख सकते हैं, और अल्फा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। कंफर्टेबल है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। पूरे थर्मल एक्सपेंशन में एक ही फॉर्मूला है। ठीक है? वहीं अगर बच्चे मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी थर्मल एक्सपेंशन में? ए नॉट इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हो जाएगी। एरिया की बात करेंगे तो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। बीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी? बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स अल्फा। अगर कैसा ट्रॉपिक नेचर मेटल हुआ? आइसोट्रोपिक मटेरियल। कोई आइसोट्रोपिक मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ना हो, हर डायरेक्शन जिसके लिए एक समान हो, हर डायरेक्शन जिसके लिए एक समान हो, उसको क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक सॉलिड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बैटरी खत्म हो गई एसी के रिमोट में, एसी काम नहीं कर रहा। आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए ये होता है। अगर बीटा की वैल्यू मैं लिखूंगा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस, डायरेक्शन की बात करूंगा कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो गई, तो एक डायरेक्शन का अल्फा प्लस दूसरे डायरेक्शन का अल्फा लिख दूंगा। किसके लिए? एन आइसोट्रोपिक के लिए। एन आइसोट्रोपिक मतलब जिसकी बिहेवियर हर एक अलग डायरेक्शन के अलग अलग होता है। एक्स के लिए अलग हुआ और वाई के लिए अगर अलग बिहेवियर हुआ तो ऐसे सॉलिड को एन आइसोट्रोपिक सॉलिड कहेंगे, और इसमें बीटा की वैल्यू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई हो जाती है। और अगर कोई आइसोट्रोपिक सॉलिड हुआ तो उसमें बीटा की वैल्यू 2 अल्फा लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू। यहां तक कंफर्टेबल है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। कंफर्टेबल है? टेबल में पटक दूं? ट्रिक काम नहीं आई। आज का ड्यूरेशन 90 मिनट्स। कंफर्टेबल है? इसी तरह वॉल्यूम की बात करूं तो V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिख दूंगा। किसी को कोई दिक्कत? गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स अल्फा हो जाएगी। किसके लिए? किसी भी आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए, किसी भी आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए। और इसी गामा की वैल्यू अल्फा एक्स
प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड हो जाएगी किसके लिए, किसी भी एन आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए। किसी भी एन आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड हो जाएगी। मतलब अगर किसी में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक एक्स डायरेक्शन में अलग है, वाई में अलग है, जेड में अलग है, तो तीनों का ऐड कर दो और तीनों की सेम है तो तीनों का ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 अल्फा आ जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए। तो एरियल हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया और लीनियर हो गया, तीनों चीजें हो गई। बस 3 तरीके से एक्सपेंशन हो सकता था, या तो कोई लीनियरली एक्सपेंड करता, या तो कोई एरिया वाइज एक्सपेंड करता, और या कोई वॉल्यूमेट्रिकली वॉल्यूम वाइज एक्सपेंड करता। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। कंफर्टेबल है? ये अल्फा बीटा गामा का रेशियो दे रखा है। अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा का वैल्यू किसकी आती है, 1:2:3 आती है। क्या आती है, 1:2:3 आती है। अब एक कंसेप्ट और आता है, इसके बाद क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज एपरेंट। एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये किसके लिए यूज होता है, जनरली लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, लिक्विड्स के लिए। लिक्विड का एक्सपेंशन देखने के लिए एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के लिए बात करनी पड़ती है, वॉल्यूमेट्रिक। तो भाई समझो, कोई लिक्विड है, लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो, क्या ऐसे ही गर्म कर लोगे? लिक्विड को गर्म करने के लिए क्या लिक्विड को डायरेक्टली मैं आग के ऊपर डाल दूं तो क्या पानी गर्म हो जाएगा? तुम्हें पानी गर्म करना था, तुमने गैस ऑन करी और गैस के ऊपर पानी उलट दिया पूरा, तो क्या पानी गर्म होगा? जल्दी बताओ। थोड़ा स्लो चलते हैं। अरे यार 3 फॉर्मूले बताए अल्फा बीटा गामा के, इसमें स्लो कैसे हो जाऊं मैं? मतलब कुछ समझा रहा हूं, कोई कंसेप्ट बता रहा हूं, सवाल करा रहा हूं तो स्लो हूं। ये तो रट्टा होता है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू। ये बात की एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की बात करूं तो पानी अगर तुम्हें बच्चे गर्म करना है तो तुमने गैस जलाई और गैस के ऊपर पानी पलट दोगे क्या? जल्दी बताओ, गैस के ऊपर पानी पलट दोगे क्या? काम हो जाएगा तुम्हारा, पानी गर्म हो जाएगा? गैस बुझ जाएगी। मतलब अगर किसी भी लिक्विड को गर्म करना है तो आपको एक बर्तन चाहिए होगा, बर्तन में पानी गर्म करोगे। तो ये एक वेसल है, वेसल में आपने पानी डाल दिया। अब अगर पानी के लिए मैं बात करूं तो वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ही सेंसिबल बात है। तुम्हें डेल्टा वी नापना था तो तुम देख लेते पानी का लेवल कितना बढ़ा, तुम उस हिसाब से मेजरमेंट कर ले सकते थे। लेकिन यहां एक दिक्कत है, क्या जिस बर्तन के ऊपर जिस बर्तन में पानी रख के गर्म करोगे क्या वो बर्तन भी एक्सपेंड करेगा? जिस बर्तन में रख के पानी को लिक्विड को गर्म कर रहे हो क्या वो बर्तन भी एक्सपेंड करेगा? अगर बर्तन एक्सपेंड नहीं करता, अगर ये वेसल, पहले कुछ समय के लिए एज्यूम कर लो, एज्यूम वेसल इज नॉट एक्सपेंडिंग। अगर वेसल एक्सपेंड नहीं करता तो क्या करते? इनिशियल वाटर का लेवल ये था, गर्म करने की वजह से जो पानी बढ़ा उसको मैं थोड़ा व्हाइट कलर से दिखा दे रहा हूं कि तुम कंपेयर करने में, या रेड कलर से दिखा दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि पानी का कलर चेंज हो गया, बस तुम्हें दिखाने के लिए कि ये जो एक्स्ट्रा पानी तुम्हें दिख रहा है वो वॉल्यूम पानी एक्सपेंड कर गया, इसकी वजह से थोड़ी इसकी रीडिंग बढ़ गई, लेवल बढ़ गया। तो ऐसा होने के बाद आप इस लेवल और इस लेवल का जो डिफरेंस है ये नाप लोगे। यहां से यहां के बीच में जो भी पानी आएगा
उस पानी को मेजरमेंट ले लोगे, डेल्टा वी आ जाएगा, और डेल्टा वी किसके बराबर होगा, वी नॉट गामा डेल्टा टी। गामा इज गामा ऑफ लिक्विड, गामा ऑफ लिक्विड इनटू डेल्टा टी। क्या यहां से वॉल्यूम का चेंज इन वॉल्यूम या फिर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, सारी चीजें वॉल्यूम में, लिक्विड में कितना एक्सपेंशन हुआ ये मेजर किया जा सकता था। तो मैं कुछ नहीं, बस बीकर में रीडिंग ले लेते कि भाई यहां पे इतने ml लिखा था, यहां पे इतने ml, मतलब इतना वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। सिंपल सा काम था। अगर वेसल एक्सपेंड नहीं करता, अगर हीटिंग करने पे वेसल एक्सपेंड नहीं करता तो बहुत आसान काम हो जाता लिक्विड के लिए थर्मल एक्सपेंशन को नोट करना। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? हाँ या ना, जल्दी बताओ, पक्का बताओ, सच्चा बताओ, सारे बताओ। क्लियर है? लेकिन ऐसा होता तो नहीं भाई, बर्तन भी एक्सपेंड करेगा तो होगा क्या भाई, जिस बर्तन में आपने पानी रखा था या वेसल में लिक्विड रखा था उसको जब हीट करोगे तो बर्तन भी बर्तन भी एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल सिनेरियो होगा क्या वो मैं बताने वाला हूं। क्या होगा, ये बर्तन जो होगा ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये बर्तन जो है ना बच्चा पार्टी, ये खुद भी थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा। और अगर बर्तन एक्सपेंड कर गया, अगर बर्तन एक्सपेंड कर गया तो, अगर बर्तन एक्सपेंड कर गया तो भाई लिक्विड यहां भर जाएगा पूरा। जो एक्सपेंडेड, जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एक्सपेंड कर रहा था वो थोड़ा पार्ट, उसका पूरा का पूरा पार्ट लेवल बढ़ाने में नहीं जाएगा, जो बर्तन एक्सपेंड किया उसमें जाएगा। और थोड़ा फिर उसके बाद एक्सपेंडेड वॉल्यूम जब फिलअप हो जाएगा तो थोड़ा बहुत लेवल में चेंज आएगा। तो यहां पे जो आप एक्सपेंशन नोटिस करोगे, यहां पे जो आपने चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड, ये इतना सा जो लेवल का चेंज देखा, या फिर यहां पे जो आपने एक्सपेंशन नोटिस किया कि भाई इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड, इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड यहां था, फाइनली ये यहां पे है। तो ये जो एक्सपेंशन नोटिस किया, ये एक्सपेंशन एक्चुअल एक्सपेंशन है, ये एपरेंट एक्सपेंशन है। ये एक्चुअल है या एपरेंट है, ये बात समझ में आ रही है? ये एपरेंट एक्सपेंशन है, एक्चुअली में नहीं। एक्चुअली में तो इससे कुछ ज्यादा हुआ है, पानी का वॉल्यूम थोड़ा और ज्यादा बढ़ा था, लेकिन वो कुछ पार्ट तो जो वेसल जो एक्सपेंड कर गया उसको फिल करने में ही चला गया। तो ये जो रीडिंग मिल रही है ये हमें एपरेंट एक्सपेंशन की मिल रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ जो एपरेंट एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है गामा एपरेंट, उसकी वैल्यू होती है गामा ऑफ लिक्विड। जब भी लिक्विड की बात करेंगे तो गामा की बात करेंगे, और सॉलिड की बात करेंगे तो अल्फा, माइनस गामा ऑफ सॉलिड या वेसल की बात कर लो। तो गामा एपरेंट को लिक्विड के लिए तो गामा लिक्विड ही रहेगा, लेकिन जनरली सॉलिड्स के लिए अल्फा डिफाइन करते हैं, तो गामा ऑफ सॉलिड लिखेंगे तो -3 अल्फा लिख देंगे। जो एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मिलेगा, जो लिक्विड एक्सपेंड किया उसमें से माइनस करना पड़ेगा वो पार्ट जो सॉलिड एक्सपेंड किया था, बिकॉज वो पार्ट तो सॉलिड जो एक्सपेंड किया उसमें चला गया, इसलिए यहां पे ये माइनस का साइन आ जाता है। कंफर्टेबल है? तो इस केस में जब लिक्विड का एपरेंट एक्सपेंशन देखते हैं तो डेल्टा वी एपरेंट जो आएगा वो इनिशियल वी नॉट इंटू गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी आ जाता है। अब इस पे क्वेश्चन जो आता है ना बहुत सिंपल आएगा, या तो चेंज इन वॉल्यूम आप पूछ देगा तो गामा एपरेंट की वैल्यू निकालनी हो, गामा ऑफ लिक्विड में से 3 टाइम्स अल्फा माइनस कर देंगे, गामा एपरेंट आ जाएगा, इस फॉर्म में पुट कर देंगे। दूसरा
दूसरा क्वेश्चन आता है कि पानी का लेवल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह के फालतू के सवाल पूछते हैं। जैसे कि ये वेसल है, इसमें लिक्विड भर दिया, ठीक है, गामा ऑफ लिक्विड गामा एल है, और सॉलिड की बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 3 अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 3 अल्फा। भाई अगर लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड किया एज कंपेयर टू सॉलिड, बर्तन से पानी ज्यादा एक्सपेंड किया, मतलब गामा ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन 3 अल्फा हुआ, इस कंडीशन में क्या होगा, लेवल विल राइज। लिक्विड का लेवल ज्यादा, अगर लिक्विड बर्तन से ज्यादा एक्सपेंड किया तो लेवल राइज करेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि गामा ऑफ लिक्विड और 3 अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और लिक्विड का और सॉलिड का दोनों सेम हो गए, गामा ऑफ लिक्विड अगर 3 अल्फा के बराबर हो गया, इस केस में आपका आंसर जाएगा लेवल विल रिमेन सेम, लेवल विल रिमेन सेम। तीसरी कंडीशन आती है कि भाई अगर गामा ऑफ लिक्विड लेस देन 3 अल्फा हो गया, अगर लेस देन 3 अल्फा हो गया, लिक्विड का जो गामा है वो 3 अल्फा से कम हो गया, इस केस में लेवल ऑफ लिक्विड क्या होगा, will fall, level of liquid will fall, level of liquid will fall. कंफर्टेबल है, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। तीन ही सवाल पूछेंगे, 4 तरीके के बेसिकली, कि लेवल ऑफ पानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो गामा ऑफ लिक्विड अगर 3 अल्फा से बड़ा हुआ तो ऊपर जाएगा, बराबर हुआ तो सेम रहेगा, गामा ऑफ लिक्विड अगर 3 अल्फा से कम हुआ तो नीचे जाएगा, और तीसरा एपरेंट एक्सपेंशन पूछ सकता है, तो गामा एपरेंट निकालेंगे, गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा करके वी नॉट इंटू गामा एपरेंट डेल्टा टी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कंफर्टेबल है? तो ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट की भी बात हो गई। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है एवरीबॉडी? अब आता है एक नोट, लिखिएगा, इस पे भी कई बार सवाल कराए जाते हैं। नोट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ या फिर ऐसा लिखिए थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक जूम। क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई मान लो ये कोई मेटल की डिस्क है, इसमें तुम्हारा ये छेद कर रखा है, ये इसका लिखा है रेडियस स्मॉल आर और डिस्क का रेडियस है कैपिटल आर। ये क्या है, कैविटी। कैविटी मतलब यहां से ये पार्ट गायब है। तुमसे बोलेगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ाने पे स्मॉल आर और कैपिटल आर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो तुम कह दोगे कि स्मॉल आर भी बढ़ेगा और कैपिटल आर भी बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो स्मॉल आर भी बढ़ेगा और कैपिटल आर भी बढ़ेगा। कैविटी जो है अगर आप उसकी हीट कर रहे हैं तो इट इज लाइक अ फोटोग्राफिक जूम। फोटोग्राफ जैसे जूम करते हैं उसी तरीके से हो सकता है। जैसे कि मान लो ये आपने सेल्फी ली, ये आपका नाक मुंह, फिर आपको दिखा यहां पिंपल आ गया है, तो आप जूम करके ऐसे करके जूम करते जूम, तो मान लो तुमने जूम किया तो जूम करके तुम्हें फोटो क्या कुछ इस तरीके से दिखेगा, मुंह इतना बड़ा रह गया, आंख नाक और मुंह ऐसा रहेगा, या हर कोई उसी रेशियो में बढ़ जाता है। ऐसा तो रहेगा नहीं कि आंखें उतनी रहेगी, नाक उतना रह गया, मुंह उतना रह गया, थोपड़ा इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। जब भी फोटोग्राफिक जूम करोगे अगर मुंह बड़ा करोगे तो आंखें भी बड़ी होंगी। ये बात आई समझ में? तो फोटोग्राफिक जूम है, अगर इसको जूम करोगे तो ये आर भी बढ़ेगी और ये आर भी, हर एक चीज बढ़ेगी। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए।
कंफर्टेबल है सभी लोग? 100%, 100%, एक नंबर, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। अब आता है एक कंसेप्ट थर्मल स्ट्रेस का। पहली बात, स्ट्रेस आता कब है? स्ट्रेस कब आता है? कोई काम आप मजबूरी में कर रहे हो तो आएगा, या कोई काम शौक से मजे में कर रहे हो, नेचुरल है तुम्हारा वो काम करना, तो तुम्हें स्ट्रेस आएगा। जल्दी बताओ। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ना अच्छा लगता है, ऐसा होता नहीं है खैर, लेकिन मान लो कोई ऐसा बच्चा है दुनिया में जिसको पढ़ना अच्छा लगता है, तो क्या उसे पढ़ाई करते वक्त स्ट्रेस होगा? नहीं। लेकिन आप सब, किसी को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को नहीं अच्छा लगता, बस डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है, एग्जाम पास आते जा रहा है, तो अब मजबूरी में 12-12, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या स्ट्रेस आ रहा है? तो क्या स्ट्रेस आ रहा है? हाँ, तो कोई भी काम अगर आपको फोर्सफुली कराया जाएगा तो आपको स्ट्रेस आएगा। कोई चीज आप नेचुरली कर रहे हो तो स्ट्रेस नहीं आता। सेम विद द मटेरियल। ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ L0 है, इसकी टेम्परेचर मैंने बढ़ा दी तो इसकी लेंथ भी बढ़ गई। ये कोई टेम्परेचर T है, ये कोई टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। इंक्रीज टेम्परेचर से इसकी लेंथ बढ़ गई। तो एक टर्म पढ़ाया था आपको बचपन में, याद करो जब आप छोटे बच्चे थे, स्ट्रेन, डेल्टा L/L। यहां पे स्ट्रेन कितना होगा पहले ये बताओ, स्ट्रेस की बात बाद में करेंगे, पहले स्ट्रेन बताओ कितना होगा। हीट किया, कोई खींच के नहीं बढ़ा कर रहा, कोई इसको जबरदस्ती नहीं कर रहा, आप तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो अपने आप, ये टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो ये फैल रहा है, लेंथ बढ़ रही है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। समझो बच्चे, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी। ये क्या है? नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ एट टेम्परेचर T। और ये क्या है बच्चा पार्टी? नेचुरल लेंथ एट टेम्परेचर T प्लस T0। ये क्या है बच्चा पार्टी? किसी T टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ है, और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? किसी टेम्परेचर T प्लस T0 पे, T प्लस T0 पे नेचुरल लेंथ है। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। ये किसी नए टेम्परेचर की नेचुरल लेंथ है, वो ओल्ड टेम्परेचर, दोनों ही नेचुरल लेंथ है। जैसे कि सितंबर का महीना आया, सितंबर का तो एग्जाम है, सितंबर की बात ही नहीं करते हैं, अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर का महीना आया, मम्मी ने कहा अरे मेरा लाल सर्दी लग जाएगी, इसे टोपा पहना दो, इसे जैकेट पहना दो, मोजा पहना दो, तो तोप ताप के तुम्हें रजाई में डाल के फिर कहा बाहर जाओ। तो ये तुम्हारा नेचुरल नहीं है। तो तुम कहोगे ये क्या है? अरे मम्मी ये हम नहीं पहनेंगे, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें नहीं लग रही ठंडी, इस तरह से नाटक करोगे तुम। तो कुल मिला के अगर तुम्हें जबरदस्ती कोई कपड़े पहना दिया जाए किसी टेम्परेचर अक्टूबर के महीने में जब इतनी रिक्वायर्ड नहीं है तो आपको स्ट्रेस आएगा, आप उसको रिपल्शन करो तो स्ट्रेस आएगा। लेकिन वही जनवरी के मौसम आ गया, अब मम्मी से कहोगे अरे मम्मी मेरा इनर दे दो, स्वेटर भी पहना दो मम्मी हमको, मम्मी मेरा जैकेट दे दो, मम्मी से खुद मांग मांग के पहनोगे। तो क्योंकि उस टेम्परेचर पे ये तुम्हारा नेचुरल एक काम करने का तरीका या कपड़े पहनने का तरीका है। और गर्मियों में तुम्हें अगर कोई जैकेट पहनाए तो तुम्हें रिपल्शन होगा। तो अगर तुमने टेम्परेचर T पे किसी टेम्परेचर T पे इसकी लेंथ L0 है, तो ये नेचुरल लेंथ हो जाएगी, किसी इंक्रीज टेम्परेचर उसकी नेचुरल लेंथ बढ़। यहां पे जो स्ट्रेन पढ़ते हो तो ये दोनों ही नेचुरल लेंथ होती है। स्ट्रेन जो डिफाइन करते हैं बच्चा पार्टी अपन, स्ट्रेन जो लेंथ होती है वो होती लेंथ माइनस
नेचुरल लेंथ, एक्चुअल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। तो इस केस में भाई जितनी एक्चुअल लेंथ है वही नेचुरल लेंथ है, तो डेल्टा एल क्या आएगा बच्चे का, टेम्परेचर बढ़ा के उसकी लेंथ बढ़ रही है तो डेल्टा एल क्या है, जीरो। स्ट्रेन के हिसाब से अगर मैं देखूं, ये वाला जो डेल्टा एल होता है ये स्ट्रेन के हिसाब से होता है, तो या फिर इसे मैं डेल्टा एल डैश लिख दे रहा, तो ये जो स्ट्रेन आता है वो क्या होता है, एक्चुअल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। तो इस केस में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। तो अगर कोई भी बॉडी को हीट कर रहे हो थर्मली और उसकी लेंथ बढ़ रही है तो उसमें स्ट्रेन भी जीरो होता है और स्ट्रेस भी जीरो होता है। एक फ्री रॉड है वो उसका नेचुरल फिनोमेना है, टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका लेंथ बढ़ना है, कोई फोर्सफुली काम नहीं कराया जा रहा, इसलिए वो उसकी नेचुरल लेंथ है। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। देखिए सच में शादियों में लड़कियों को ठंड नहीं लगती, इसका क्या लॉजिक है? बेटा ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कई यूनिवर्सिटी में रिसर्च चल रही है, नासा भी इसकी खोज कर रहा है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी इस पे कई साइंटिस्ट लगे हुए हैं, काफी गहन अध्ययन का टॉपिक है, तो चल रहा है रिसर्च। ठीक है, रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी बता दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ जाए। लेकिन ये कोई दो दीवारें हैं, इन दीवार के बीच में एक फिक्स्ड रॉड है, इन दीवार के बीच में एक रॉड है, इसकी लेंथ L0 है, टेम्परेचर T है। आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T कर दिया, लेकिन इसकी लेंथ तो अभी भी L0 रह जाएगी। तो तुम्हें देखने में लग रहा है कि इस केस में डेल्टा L0 नहीं आ रहा, लेकिन नहीं बच्चे, यहां गलत कर रहे हैं आप। इस इंक्रीज टेम्परेचर पे जो इसकी नेचुरल लेंथ है वो ये नहीं है, नेचुरल लेंथ इसकी L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होगी, ये नेचुरल लेंथ होगी इंक्रीज टेम्परेचर पे। और ये जो L0 मेंटेन किए, ये जबरदस्ती, ये सपोर्ट है जो इसको भागने नहीं दे रहे, ये सपोर्ट की वजह से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा, तो इन सपोर्ट की वजह से जबरदस्ती इसको इस लेंथ पे रखा गया है, और जबरदस्ती की जाएगी तो स्ट्रेस आएगा। तो इस केस में जो डेल्टा एल आएगा वो किसके बराबर आएगा, दिस पे से, ये तो नेचुरल लेंथ है, इसमें से एक्चुअल लेंथ माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, L0 अल्फा। कंफर्टेबल है? मतलब उल्टा होता है, इस केस में हमें दिखता है कि लेंथ एक्सपेंड कर रही है, तब भी हम कह देते हैं कि डेल्टा एल चेंज इन लेंथ जीरो है। चेंज इन लेंथ इसलिए जीरो है बिकॉज जो नेचुरल लेंथ है वही एक्चुअल लेंथ है। इस केस में हमें लगता है कि भाई लेंथ में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो स्ट्रेन कहां आएगा भाई, होना ये चाहिए था ओरिजिनली, बिना किसी फोर्स के ये लेंथ होती है ब्लू वाली। सपोर्ट से जो फोर्स मिल रहा है इधर की तरफ, इस सपोर्ट की फोर्स की वजह से ये वहां पे रुकी हुई है, तो ये होनी चाहिए थी, है ये, इसलिए डेल्टा आ रहा है। भले तुम्हें दिख नहीं रही है चेंज इन लेंथ, लेकिन है, जबरदस्ती इसके साथ की गई है। कंफर्टेबल है? जबरदस्ती उसे इस लेंथ पे रोका गया है, इसलिए इस केस में स्ट्रेन आएगा। ये टर्म क्या आया, स्ट्रेन। कंफर्टेबल है? तो इस केस में जो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस टाइम, स्ट्रेन लिखते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन कितना आया था, L0 अल्फा डेल्टा T। मतलब अगर सपोर्ट लगा कि बढ़ने से रोक दोगे तो तुम्हें लगेगा चेंज इन लेंथ, जो लेंथ ओरिजिन पहले थी वही फाइनल लेंथ है, तो डेल्टा एल तुम्हें लगेगा जीरो है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जो लग रहा है वो गलत ही लग रहा है, तुम तो नादान हो, तुम तो भोले बच्चे हो,
तुम्हें तो बेवकूफ बनाया जा सकता है। तुम इतने भी भोले मत लो कि दुनिया वाले तुम्हारा फायदा उठा जाएं, नीट वाले ऐसा क्वेश्चन दे के तुम्हारा नेगेटिव माइनस होने करा दे। इतने भोले बनने का कोई जरूरत नहीं है। यहां तुम्हें दिखेगा कि भाई पहले तो लेंथ L0 L थी, अब तो इतनी हो गई है, तो चेंज इन लेंथ तो हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ तो स्ट्रेन आना चाहिए। नहीं भाई, वो अपने आप अपनी मर्जी से हुआ है। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। प्रीवियस पेज में गलत लिखा है, क्या गलत लिखा है? अरे माइनस प्लस का तुम ध्यान मत दो, चेंज इन लेंथ दोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफाइन करता है। चलो ये क्वेश्चन करो, सब सही है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ से मतलब है सर। स्ट्रेन तो डेल्टा एल बाय एल होता है। हाँ वही तो, डेल्टा एल बाय एल, वही तो लिखा है, डेल्टा एल बाय एल। जब डेल्टा एल ही जीरो तो स्ट्रेन भी जीरो। भाई वो डेल्टा एल जो तुम्हें दिख रही है वो नहीं, जो होनी चाहिए और जो है इस नए टेम्परेचर पे होनी ये चाहिए। ये नेचुरल लेंथ है इस नए टेम्परेचर की, और ये एक्चुअल लेंथ है, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए स्ट्रेन आ रहा है। इस केस में बात करोगे नए टेम्परेचर की जो नेचुरल लेंथ है NL भी यही है, और एक्चुअली है भी इतना ही। नेचुरल लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों सेम हो गए, इसलिए चेंज इन लेंथ जीरो है। यहां पे नेचुरल लेंथ ये है और एक्चुअल लेंथ ये है, होनी ये चाहिए थी, है ये, इसलिए स्ट्रेन आ रहा है। अपने अल्फा के वजह डेल्टा, मतलब तो समझ गए ना तुम। अल्फा, चलो ये सवाल करो। STP a rod is hang from a frame as shown in figure, leaving a small gap between the rod and floor. The frame and rod system is heated uniformly up to 350 Kelvin. Then भाई अगर फ्रेम का अल्फा ज्यादा हुआ तो गैप बढ़ेगा, रॉड का अल्फा ज्यादा हुआ तो गैप छोटा होगा। सिंपल सी बात है। द रॉड विल नेवर टच द फ्लोर इन एनी केस, नहीं। अगर अल्फा ऑफ रॉड ग्रेटर देन अल्फा ऑफ फ्रेम होगा तो टच कर जाएगा, टच कर सकता है, मे टच। और अल्फा ऑफ फ्रेम ज्यादा हुआ अल्फा ऑफ रॉड से तो नहीं टच कर पाएगा। तो इफ अल्फा ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन अल्फा ऑफ रॉड, द रॉड में टच नहीं, रॉड में टच द फ्लोर इफ अल्फा ऑफ रॉड ग्रेटर। ऑप्शन नंबर बी कंफर्टेबल है। नेक्स्ट सवाल करके बताइए। स्टील पाइप गिव करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे मैं बात करूं तो ये कोई करेक्ट मेजरमेंट दे सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे? A piece of wood is being measured with the steel tape at 0 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये कोई स्टील टेप है या कोई ये वुड है? वुड की रीडिंग ये आ रही है, लेट से कुछ 25 सेंटीमीटर आ रही है। द रीडिंग इज 25, द रियल लेंथ विल बी, अच्छा 25 सेंटीमीटर नहीं आ रही है, ये तो 20 डिग्री सेल्सियस। जब इसी स्केल को, ये मान लो ये 0 डिग्री का मार्क है, ठीक है, ये 10, ये 20, ये 50, ठीक है। अब जब मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे लाऊंगा तो स्टील का टेप कांटेक्ट करेगा तो लेंथ थोड़ी छोटी हो जाएगी, मतलब हर एक रीडिंग थोड़ी इधर शिफ्ट हो गई होगी, हर एक रीडिंग थोड़ी इधर शिफ्ट हो गई होगी, हाँ या ना? मतलब जहां इसका 40 है वहां शायद इसका 50 आ रहा हो, हाँ या ना? हर एक वैल्यू, अगर इस वुड की बात करूं, अगर ये वुड स्केल इस पे 25 बता रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग 25 बता रहा है, तो जो एक्चुअल रीडिंग होगी, थोड़ा स्केल शिफ्ट हो गया, स्केल थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो इस स्केल का मान लो 25 यहां पे था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके आगे आया होगा,
कहीं 20 के स्थान पे आया होगा, हाँ या ना? तो जो रीडिंग होगी एक्चुअल वो लेस देन 20 होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 25। क्लियर है भाई? 20 डिग्री पे सही बताता था, 0 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया तो स्केल ही छोटा हो गया। अब छोटा स्केल है तो रीडिंग भी तो छोटी लेगा, तो जो वैल्यू होगी वो बड़ी मिलेगी। कंफर्टेबल है? छोटी मिलेगी मतलब। कंफर्टेबल है? चलिए ये सवाल करिए। सपोज देयर इज अ होल इन ए कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट है, उसमें ये एक होल है। ऑन हीटिंग द प्लेट द डायमीटर ऑफ होल, होल का डायमीटर क्या बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? आप कहोगे थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक ए फोटोग्राफिक जूम, जूम करोगे तो सब कुछ बढ़ेगा, नाक, आंख, कान, गला सब बढ़ेगा, तो एवरीथिंग विल इंक्रीज, तो ऑलवेज इंक्रीज। अगर हीट कर रहे हैं तो डायमीटर और ऑफ होल, साइज ऑफ कॉपर डिस्क, हर एक पैरामीटर इंक्रीज ही करेगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। चलिए ये क्वेश्चन कर दीजिए। apparent effective alpha पूछा गया है। if two rods of length L and 2L are combined, बच्चों क्या कहता है? एक लेंथ ले दी L, एक दूसरी रॉड दे दी जिसकी लेंथ आपसे बोल दी गई कितनी है? 2L। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, इसकी मैं बात करूं तो 2 अल्फा। आर कनेक्टेड so that length become 3L, so that length become 3L. The average coefficient of linear expansion of composite rod is, देखा जाए तो भाई अगर तुम सिर्फ 3 लेंथ L की एक लेंथ रॉड लेते तो इसकी जो नई लेंथ होती L डैश, वो क्या लिखते? 3L इंटू 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव। इसका कुछ अल्फा कोफिशिएंट जैसे अल्फा इफेक्टिव डेल्टा टी लिखते हैं। तो तुम्हें इस रॉड के लिए भी इस टर्म में बना के काम करना है। तो क्या करोगे आप? रॉड 1 के लिए जब आप बात करेंगे तो उसके लिए लेंथ कितनी L, थर्मल कोफिशिएंट कितना अल्फा, तो उसकी जो नई लेंथ होगी L1 डैश, वो L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगी। सिमिलरली जो सेकेंड रॉड है उसके लिए एक्सपेंडेड लेंथ जो होगी, लेंथ 2L है, कोफिशिएंट 2 अल्फा है, तो 2L0 इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी लिख दोगे। ओवरऑल जो लेंथ होगी L डैश, इसको सम कर दें दोनों को तो कितना आ जाएगा? 3L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा टी प्लस 2 इंटू 2 4L0 अल्फा डेल्टा टी। तो यहां से L डैश आ गया 3L0 प्लस L0 प्लस 4L0 करोगे कितना आ जाएगा आपका? 5L0 अल्फा डेल्टा टी। कंफर्टेबल है? यहां से आप 3L0 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 5 अल्फा बाय 3 डेल्टा टी। अगर इस टर्म को आप कंपेयर करेंगे इस टर्म से तो आपको पता चल जाएगा जो अल्फा इफेक्टिव है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 5 टाइम्स अल्फा बाय 3। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? एन आयरन बार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन आयरन बार यंग्स मॉडुलस इतना है, लेंथ 1 मीटर है, मैं लिख दे रहा हूं यंग्स मॉडुलस 10 टू द पावर 11 दे रखा है, लेंथ 1 मीटर दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। कंफर्टेबल है? इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, विदाउट बीइंग अलाउड टू बेंड और एक्सटेंड। इसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, देने जा, इसे जबरदस्ती रोक रखा है। इस रॉड को जबरदस्ती रोक रखा है।
इसे एक्सपेंड ही नहीं करने दिया जा रहा, तो बताओ क्या इसमें स्ट्रेस आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, इसमें जबरदस्ती रोक रखा है तो आएगा। फाइंड द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन द एरिया। तो जो अपन स्ट्रेस की बात करते हैं बच्चा पार्टी, स्ट्रेस की अगर बच्चा पार्टी में बात करता हूं तो ये यंग्स मॉडुलस है और ये स्ट्रेन है। ये यंग्स मॉडुलस है और ये स्ट्रेन है। कंफर्टेबल है? स्ट्रेस की बात करूं तो फोर्स पर यूनिट एरिया है इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। अच्छा, यहां पे मैंने शायद कुछ गलत बता दिया था, सॉरी। ये तो डेल्टा एल आया ना, ये स्ट्रेन नहीं है। सॉरी 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 यार, कहां दिमाग चल रहा है मेरा। स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाय एल। तो एल नॉट गायब हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी विल बी स्ट्रेन। तो यहां पे जब स्ट्रेस की बात करूंगा तो स्ट्रेस में ये शब्द नहीं आएगा, स्ट्रेस में यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। सॉरी बच्चों, ये गलती हो गई थी मेरी। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल होता है। ये एल नॉट और ये एल नॉट कट जाएगा तो अल्फा डेल्टा टी आएगा स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस आएगा वो यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी आएगा। क्लियर है? ये गलती समझ में आ गई मेरी, मतलब मेरी गलती सही कर ली कॉपी में। कंफर्टेबल है? तो स्ट्रेस क्या लिखेंगे? फोर्स पॉइंट एरिया यंग्स मॉडुलस टाइम स्ट्रेन लिखेंगे। स्ट्रेन कितना आता है? अल्फा डेल्टा टी आएगा। तो क्या बच्चा पार्टी, फोर्स की वैल्यू एरिया उधर मल्टीप्लाई कर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। जरा शक्ल देख के बताओ तुम, क्या डेल्टा टी दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। क्या यंग्स मॉडुलस दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। ठीक है। क्या अल्फा दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, ये दे रखा है अल्फा। 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा भी दे रखी है 10 टू द पावर -6। अल्फा दे रखा है, सब दे रखा है, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। किसी ने सॉल्व किया है? मेरे ख्याल से आंसर जो आना चाहिए वो ये आ जाना चाहिए। कंफर्टेबल है सभी लोग? 100%। सॉरी फॉर मिस्टेक गाइज। A rod of length 2 meter rests on a smooth horizontal floor. If the rod is heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius, find the longitudinal strain developed. Longitudinal strain कितना डेवलप होगा ये बताइए। स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, भाई फ्लोर पे पड़ी है, हीट कर रहे हो, लेंथ बढ़ रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, नेचुरली बढ़ रही है, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे ही है, तो कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई भी स्ट्रेन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 0। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, फिट एंड फाइन, ऑल वेल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। ओहो ओहो ओहो, आहा आहा आहा। अब नया काम करना हमें, थर्मल एक्सपेंशन भी क्लियर हो गया और अपना टेम्परेचर स्केल भी खत्म हो गया। अब आते हैं कैलोरीमेट्री। शुरू किया जाए बच्चा पार्टी कैलोरीमेट्री, शुरू किया जाए कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब क्या है, इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं पहले ये समझो। ये है अकाउंटिंग ऑफ हीट। अकाउंटिंग ऑफ हीट है, हीट का हिसाब किताब है। जिसको ये बात समझ में आ जाती है, जो हिसाब किताब रख लेता, भाई 1000 रुपए दिए थे, 400 रुपए खर्च हो गए,
800 बचे हैं, इस 800 में से 400 रुपए उधार दे दिए, अब 600 यहां से ले लिए, तो फाइनली इतने बचे। तो अकाउंटिंग का काम करना है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, इसको इतना दिया, इससे इतना लिया, अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करना है, हीट की अकाउंटिंग करेंगे यहां पे। क्लियर है? 30 मिनट्स और जस्ट 30 मोर मिनट्स में सर लेक्चर खत्म है। कैलोरीमेट्री कौन सा बहुत बड़ी टॉपिक है। क्लियर है? तो एक बात समझना, कुछ जनरल चीजें हैं जो आपको कैलोरीमेट्री में पता होना चाहिए। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है मास इंटू एस, स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। हीट जो सप्लाई करते हैं वो क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का स्पेसिफिक हीट। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इज चेंजिंग। किसी भी बॉडी का अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट का जो फॉर्मूला आएगा टेम्परेचर चेंज के साथ एम एस डेल्टा टी आएगा। पहला फॉर्मूला क्लियर है कैलोरीमेट्री का, हाँ या ना? जल्दी बताओ, पक्का बताओ, सच्चा बताओ, सारे बताओ। ओहो ओहो ओहो, आहा आहा आहा। सेकेंड थिंग इज, एक और फॉर्मूला होता है हीट का, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास इंटू एल। एल क्या होती है, एल को बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, या फिर लेटेंट हीट भी नहीं बोलते, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक मतलब जो भी कोई क्वांटिटी पर ग्राम डिफाइन हो गई तो वो स्पेसिफिक हो जाएगी, मास स्पेसिफिक हो जाएगी, पर ग्राम को स्पेसिफिक बोलते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। और ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ ए बॉडी। ये वाला फॉर्मूला कब चेंज करते हैं, यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला कब चेंज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब भी लेटेंट हीट का फॉर्मूला लिखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बॉडी का फेज चेंज हो रहा होगा। इस फॉर्मूले में क्या हो रहा होता है, फेज इज चेंजिंग, फेज इज चेंजिंग। मतलब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जा रही है या लिक्विड से गैस जा रही है, इन सभी ट्रांजिशन के बेसिस पे, इस सभी ट्रांजिशन के समय जो हीट हो रही, यूटिलाइज हो रही होती है, वो लेटेंट हीट हो रही होती है। लेटेंट हीट हो रही है। लेटेंट हीट का यूज कब आता है, फेज ट्रांजिशन की वक्त आता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी का फेज चेंज हो रहा हो, आइदर वो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा हो या लिक्विड टू गैस जा रहा हो या गैस टू लिक्विड आ रहा हो या लिक्विड टू सॉलिड जा रहा है, वहां पे जो हीट यूज होगी वो m इंटू एल आएगी। जब भी लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज होता है तो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का या बॉडी का कांस्टेंट रहता है। ये बात आप सभी लोगों को कंफर्टेबल है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। कंफर्टेबल है सभी लोग? 100%, 100%, एक नंबर। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए सर। कंफर्टेबल है? ये बात सभी को कंफर्टेबल है? अब एक बात बताओ, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है उसकी वैल्यू होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यू तुम्हें मालूम होनी चाहिए, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है अप्रोक्सीमेटली 1 कैलोरी होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो यूज करते हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कंफर्टेबल है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है, अगर मैं वाटर के लिए बात करूं तो आइस से वाटर वाले ट्रांजिशन के लिए
जो लेटेंट हीट की वैल्यू होती है वो आती है 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम आइस को अगर पानी में पिघलाना है तो 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन कब होता है? जब फेस चेंज कहां से हो रहा हो? वाटर से कन्वर्ट होके कोई चीज स्टीम बन रही हो, स्टीम बन रही हो, तो क्या होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम हीट रिक्वायर्ड होती है। मतलब 1 ग्राम पानी को अगर आपको वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करना है, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करना है तो 540 कैलोरी ऑफ हीट चाहिए होगी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये भी एक कन्वर्जन ध्यान होना चाहिए। 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल्स के बराबर होती है। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए। स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता है तुम्हारे स्तर पे, मत जानो। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कर रहे होते हैं तो फॉर अ बॉडी पर ग्राम डिफाइन कर रहे होते हैं, और स्पेसिफिक हीट ऑफ ए बॉडी डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो बॉडी के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे होते हैं। मतलब डेफिनेशन का फर्क है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सवाल लगाओ खुशी खुशी। कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन आवर्स, आई नो, इसीलिए मैं जितना जिस चीज को टाइम चाहिए उतना मैं दे रहा हूं। मैं तुम्हारे इस हिसाब से अपना टाइम कम और बढ़ा नहीं रहा हूं। कंफर्टेबल है? चलो, ये बात क्लियर है। एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है, कोई ऑब्जेक्ट हॉट है, अगर इनको मिक्स करोगे तो हीट का फ्लो कहां से कैसे कैसे होगा? अगर मिक्स करोगे तो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा? हीट एक्सेप्ट करेगा, और हॉट वाला क्या करेगा? हीट रिजेक्ट करेगा। और ऐसा करके ये लोग क्या हो जाएंगे? दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम। तब तक इनके बीच में हीट का एक्सचेंज होता रहेगा जब तक इनका फाइनल टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। जब तक इनका फाइनल टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। एक ग्राफ रीड करते हैं। टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड का। अगर आप देखेंगे, मान लो कोई आइस सैंपल है, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस लेट से, तो इनिशियल टेम्परेचर ये डिग्री सेल्सियस का ग्राफ था, -20 पे थी, मतलब 0 से नीचे होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर हीट दूंगा तो -20 से क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? जैसे ही हीट दूंगा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो Q = ms डेल्टा T आएगा। तो यहां तक तुम हीट बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो थोड़ी देर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इस दौरान जो हीट यूज हो रही होगी Q = ml, मतलब इस फॉर्मूले में इस ध्यान, जो हीट का फॉर्मूला होगा Q × मास × स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस × डेल्टा T हो रहा होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बच्चा पार्टी? 0.5 होता है। अब जब ये थोड़ी देर ये हीट, जब इसका टेम्परेचर, मतलब जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा होगा, इस दौरान में ये यहां पे जब पहुंचा होगा बच्चा पार्टी तो ये आइस होगा, और जब ये यहां पहुंचेगा तो ये क्या बदल चुका है? वाटर। तो फेज का ट्रांजिशन हुआ आइस और वाटर का, और इस दौरान जो हीट यूटिलाइज हुई वो कौन सी हुई? M × L हुई। जो हीट का फॉर्मूला लगेगा M × L का लगेगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। ms डेल्टा T तो लिखा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ms डेल्टा T आएगा, M स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस और डेल्टा T आएगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो Q = ml आएगा। अब पूरी की पूरी आइस पूरे के पूरे वाटर में बदल चुकी है। अब ये फर्दर इसका टेम्परेचर, अब हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा।
अब की जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा यहाँ पे, Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को SW से किया। कब तक बढ़ेगा, जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच जाए। 100 पहुंचने के बाद अब फर्दर आप हीट और बढ़ाओगे तो अब थोड़ी देर वापस से क्या रहेगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बना रहेगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब ये यहां पहुंचेगा तो ये क्या होगा बच्चे, वाटर होगा। जब ये यहां पहुंचा होगा तो ये वाटर होगा, और जब थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है। अब फर्दर अगर आप हीट बढ़ाएंगे तो इसका वापस से फर्दर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो ये Q वर्सेस T ग्राफ होता है किसके लिए बच्चे, एक आइस वाटर सैंपल के लिए। यहां पे जो फॉर्मूला यूज होगा हीट का वो क्या होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, स्टीम को ST लिख दिया, इंटू डेल्टा टी लगेगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए, सबको क्लियर है भाई। जब माइनस से 0 आओगे तब तक ms डेल्टा टी, 0 से फेस चेंज हो रहा है ml, या फिर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख दो, और यहां पे बात करेंगे हीट का फॉर्मूला तो Q इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV लिखेंगे। कंफर्टेबल है? वाटर टू स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा, और आइस टू वाटर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आएगा। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, ज्यादा आइडिया लगेगा। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर बाय 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml या ms डेल्टा टी, दो ही फॉर्मूले हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, मास इंटू लेटेंट हीट लिख देंगे। मास की वैल्यू कितनी है बच्चे, 5 है। लेटेंट हीट नहीं लिखेंगे, ms डेल्टा टी लिखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाना है तो ms डेल्टा टी लिखेंगे। वाटर की स्पेसिफिक हीट सबको मालूम है 1 होती है, डेल्टा टी टेम्परेचर 20 दे रखा है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी 5 इंटू 20 100 कैलोरीज आएगी। ये सारा कम अपन ने किस में किया है, कैलोरीज में किया है। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच बताइए, सर बताइए, कंफर्टेबल है? अगला क्वेश्चन करिए। 5 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, एब्जॉर्ब 50 कैलोरी, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। आप क्या करोगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पहले 5 ग्राम जो आइस है -20 डिग्री सेल्सियस से, इसको पहले ले जाओ। जब भी हो तो हमेशा अगर निगेटिव में टेम्परेचर दे रखा है तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओ। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहे हो, ये भी आइस है, ये भी आइस है, अभी सिर्फ आइस तक ही पहुंचे हो, तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी इस प्रोसेस में, मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी, क्योंकि फेस चेंज तो हो नहीं रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, -20 से 0 जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मास ऑफ आइस 5 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हाफ है, डेल्टा टी कितना है बच्चा पार्टी, 20 है। इस प्रोसेस में 50 कैलोरी हीट चली जाएगी। तो तुम्हारे पास थी कितनी, 500 कैलोरी दी गई थी, इसमें 50 तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इसका फेस चेंज होगा। अब इसको तुम ले गए 0 डिग्री सेल्सियस के ही, लेकिन आइस से वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या बच्चे इस फिनोमेना में Q इज इक्वल टू ml यूज होगा। पूरी आइस पिघला दो, एक बार पूरी पिघला दो, तो मास कितना है, 5। लेटेंट हीट कितनी है, मास कितना, 5। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80। 5 8 जा 40, 400 कैलोरीज और खर्च हो गई, 400 कैलोरीज और खर्च हो गई। तो तुम्हारे पास 500 कैलोरी हीट थी, तुम्हें मम्मी ने 500 रुपए दिए थे, तुमने 50 रुपए की टॉफी खरीद ली और 400 की चॉकलेट खरीद ली, 450 खर्च हो गए, 50 रुपए अभी भी बचे हैं तुम पे। तुम अभी और थोड़ी आवारागर्दी कर सकते हो। तो और आवारागर्दी करते हुए तुम फाइनली कहां पहुंच चुके थे, तुम 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे पहुंच चुके थे। अब तुम मान लोगे 0 डिग्री सेल्सियस से x डिग्री सेल्सियस के वाटर पे जाना है, तो इस दौरान तुम्हें डेल्टा Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले 500 रुपए थे, 50 और 400 खत्म, मतलब 450 खर्च कर चुके हो,
500 में से 450 ऑलरेडी खर्च कर चुके हो, तो तुम्हारे पास खर्चे के लिए अब कितने रुपए बचे हैं। इस डेल्टा क्यू को मैं अगर डेल्टा क्यू डैश लिख दूं, खर्चे के लिए कितने बचे हैं, 500 थे, 450 खत्म हो चुके हैं। इस स्टेज तक आते आते 450 खत्म हो चुके हैं, तो अब कितने रुपए बचे हैं खर्चे के लिए, सिर्फ 50 रुपए ही तो बचे हैं। मास कितना है 5, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है इनटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जीरो से जहां पहुंचा होगा वो उसके टेम्परेचर कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सारे बताइए। ओहो ओहो ओहो, आहा आहा आहा, सभी लोग कंफर्टेबल है? ये सवाल करिए। A wooden block of mass 20 kg is dropped from a height 100 meter. Temperature is the block if 25% of energy is lost to the surrounding. थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, एनर्जी को देने का तरीका बदल दिया इन्होंने। ये कोई ब्लॉक है 20 किलो का, और इसकी जो हाइट है वो 100 मीटर है। Find the temperature rise in the block if 25% of energy is lost in the surrounding. If the 25% of energy is lost in the surrounding. Specific heat of block. $100 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस है। जो एनर्जी है वो mgh है, mgh है। मास कितना है 20, ग्रेविटी कितनी है 10, और हाइट कितनी है 100। तो जो एनर्जी थी उसमें से कितनी थी, 1 2 20,000 जूल थी। 25% लॉस हो गई, तो बची कितनी होगी 75%, मतलब 3/4 बची होगी। तो जो डेल्टा यू डैश है, जो अवेलेबल एनर्जी है, जो अवेलेबल एनर्जी है अपने पास डेल्टा यू डैश, क्या 75% मतलब 3/4 अवेलेबल है अभी भी, इंटू 20,000 कर दूंगा। 20,000 से काटोगे तो 4 5 जा 5,000 कर दोगे, तो डेल्टा यू डैश की वैल्यू 15,000 जूल हो जाएगी। जो डेल्टा यू डैश हो जाएगा वो 15,000 जूल हो जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। क्लियर है? अब बोला फाइंड द टेम्परेचर राइज ऑफ द ब्लॉक। कोई बात नहीं, डेल्टा क्यू, यही जो हीट अवेलेबल है यही डेल्टा क्यू है। मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी लिख दोगे। डेल्टा क्यू की अगर मैं बच्चा पार्टी डेल्टा क्यू जो अवेलेबल हीट है अपने पास भाई 25% लॉस हो गई, 75% बची, मतलब 15,000 बची थी। यही तो एम एस डेल्टा टी के बराबर होगी। तो 15,000, मास कितना है 20, स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में ही 100 दे रखी है, इंटू डेल्टा टी। तो 3 जीरो निपटा दो, 15/2, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई 7.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा बॉडी का वो 7.5 डिग्री का आएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। अब ये क्वेश्चन करके बताइए। Find amount of heat required to convert 100 gram of ice -20 degree Celsius to steam 100 degree Celsius। आइस से स्टीम जाना है, देखा जाए तो पहले क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे। तो इस प्रोसेस में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो एम एस डेल्टा टी होगी। मास कितना है 100, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हाफ होती है। -20 से 0 जा रहे हो मतलब टेम्परेचर चेंज 20 का आ रहा है, मतलब ये कट कर दोगे कितना आ जाएगा 1000 कैलोरी, तो यहां चली जाएंगी। दूसरे की बात अगर मैं करूं
तो यहां करेंगे 0 से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, तो क्या यहां पे Q इज इक्वल टू ml वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज फेस चेंज हो रहा है। मास कितना है 100 ग्राम है, लेटेंट हीट कितनी होती है 80 होती है, तो 8000 कैलोरी तो यहां चली जाएंगी। अब बात करोगे आप 0 डिग्री से हेल्थ से, फिर से Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T लगेगा, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0 से 100 जा रहे हो। मास कितना है 100, स्पेसिफिक हीट 1, और डेल्टा टी भी कितना है 0 से 100 गए तो चेंज इन टेम्परेचर 100 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 10,000 कैलोरी आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, वाटर से अगेन जा रहे हो किसमें, स्टीम में, फेस चेंज आ रहे हो, तो Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखोगे। Q कितना, मास कितना है 100 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 540, दैट इज इक्वल टू 54,000 आ जाएगा। ये कंफर्टेबल है, तो 54,000 प्लस 10,000 64,000, 64,000 प्लस 8,000 कर दोगे तो 72,000, 73,000, तो फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपके पास वो Q इज इक्वल टू 73,000 कैलोरीज आ जाएगा। एवरीबॉडी कंफर्टेबल, जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। सभी लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं? प्लीज डू लाइक द वीडियो। क्वेश्चन हो रहे हैं कैलोरीमेट्री के, सिर्फ सिंपल सा हिसाब किताब है। ये क्वेश्चन करो। कितने क्वेश्चन दे दिए, अच्छा मिक्सचर पे आ गया, बस खत्म होने वाला, 3 सवाल और हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 120 डिग्री। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। कोई -20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करोगे, पहले इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, ठीक है। और ये आइस है, ये भी आइस है, फिर इसे क्या करोगे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को फिर इसे वाटर से कहां ले जाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ले जाओगे। फिर वाटर से कहां ले जाओगे, इसे 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में ले जाओगे। फिर क्या करोगे, इसके साथ स्टेप बाय स्टेप काम करोगे। फिर इसे क्या ले जाओगे, 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में ले जाओगे। तो कितने प्रोसेस होंगे, प्रोसेस 1 2 3 4 5, तीनों प्रोसेस की, पांचों प्रोसेस की हीट अलग अलग निकालोगे। तो प्रोसेस 1 की अगर मैं बात करूं, भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है -20 से 0, ms डेल्टा टी। मास की बात करें तो कितना बचे 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट क्या होती है इसकी, हाफ। डेल्टा टी कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 100 कैलोरी। सेकंड की बात करूं, Q इज इक्वल टू 0 से आप 0 जा रहे हो, दैट इज लेटेंट हीट। मास कितना है 10, लेटेंट हीट की बात करें तो 80, ये कितना आ जाएगा 800 कैलोरी, ये कितना आ जाएगा 800 कैलोरी। अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर कर लें तो अगेन आप कहां से 0 से 100 जा रहे हो, तो ms डेल्टा टी आएगा। ये बात समझ में आती है, टेम्परेचर चेंज तो ms डेल्टा टी। मास ऑफ कितना है 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ, आपकी यहां तो आइस थी तो हाफ आया, अब यहां वाटर है तो 1 आएगा, और डेल्टा टी 0 से 100 जा रहे हो तो 100 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1000 कैलोरी आ जाएगा। अब आप 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में कर रहे हो, तो फोर्थ में वापस से Q इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा। मास 10 है और लेटेंट हीट कितनी है 540 है, दैट इज इक्वल टू 5400 कैलोरी आएगा। फिफ्थ प्रोसेस की जो हीट आएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 ले जा रहे हो तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा टी लिखोगे। मास कितना है 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम हाफ होती है और डेल्टा टी कितना है 20 है, तो यहां से फिर से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सबका सम कर लो, ये तुम्हारा Q टोटल है।
100, 900, 1900, 1900 और 5400, तो 5400 में 1000 ऐड करोगे तो 6400 हो जाएगा। 6400 में 1000 और करते 7300 और प्लस 100 7400 कैलोरीज। सर पता कैसे चलेगा कि कितनी बार चेंज करना है? रुचि राठौड़, तो क्या करना ना, एक वो लेना पैन जिसमें चाय बनाते हैं, उसमें बर्फ डाल देना, देख क्या क्या होगा। बर्फ पहले 0 डिग्री पे पहुंचेगी, फिर 0 डिग्री पे जाके पिघलेगी, फिर पानी गर्म होना शुरू होगा, फिर पानी उबलेगा, फिर भाप बनेगी, फिर भाप का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो भाई आइस थी भाई, ये तो कॉमन सेंस है यार, मतलब अब क्या ही बताएं। इतना ज्यादा भी इंस्टाग्राम मत यूज करो कि तुम्हें खाना मतलब पानी गर्म होके उबलता यही नहीं पता। भाई ये तो जनरल बात है यार, -22 की आइस है तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पिघलना शुरू होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा, फिर और गर्म करोगे तो उबलना शुरू होगी, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। अब और गर्म करोगे तो फिर स्टीम में, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम को भी और गर्म करोगे तो अब स्टीम का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कॉमन सेंस है, इसमें कौन सा मतलब, मम्मी से पूछ लो कि अपनी, उनको भी मालूम होगा, भले ही फिजिक्स नहीं पढ़ी लेकिन ये तो पता है ना यार। अब मिक्सचर वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट को मिला देंगे, पूछेंगे फाइनल टेम्परेचर क्या होता है। देखते हैं। 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस और 40 ग्राम ऑफ आइस। पहले क्या करेंगे, इसका जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट ये है, ब्रिंग बोथ मिक्सचर टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाके देखो, फिर पता चलेगा कि क्या होना है। जैसे कि 10 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे और 40 ग्राम वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों की कहानी मेरे को लिखनी है, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ठीक है, तो सबको सुनाते हैं ये कहानी। 10 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहला काम का होगा -20 डिग्री सेल्सियस से इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, और इसको भी 30 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ। एक हीट देगा और एक हीट लेगा, दोनों के हीट का आदान प्रदान होना है। सर वुडन ब्लॉक वाले में 21st वाले रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर 75 वाले तो पहुंची ही वो की गिरा तो लॉस टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग ले गई। अब जो खुद की एनर्जी, भाई गिरा तो जो भी आई, भाई पोटेंशियल एनर्जी थी, आया गिरा पटाक, पोटेंशियल काइनेटिक में जितनी काइनेटिक सब खत्म पट, कुछ तो इसने खुद एब्जॉर्ब कर ली, कुछ लॉस हो गई। लॉस 25% हो गई, जो बॉडी ने खुद एग्जाम करी वो आ जाएगी। इसको अगर तुम्हें फील लेने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या करो, अपना हाथ लो और ऐसे लाके मार लो तो तुम्हें थोड़ा गर्म फील होगा, तुम्हारे हाथ ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, टेम्परेचर फील कर लिया। नहीं तो क्या करना, अपने पापा या मम्मी से बोलना, अगर अड़ोस पड़ोस में है, पापा मम्मी से बोलना, मम्मी जरा एक बार मेरे को क्या कहते हैं चाटा मारो तेज से, तो तेज से चाटा पिटवाना। अपने चाटा मारने से पहले मम्मी का हाथ ऐसे छू के देख लेना, और चाटा मारने के बाद मम्मी का हाथ छू के देख लेना, देखना मम्मी का हाथ जब चाटा मार चुके होंगे उसको थोड़ा गर्म हो चुका होगा। तो जो मारा चाटा मतलब काइनेटिक एनर्जी लेके आई हाथ की और तुम्हारे गाल पे टकरा के वो जो काइनेटिक एनर्जी खत्म हुई, कुछ तो चट्ट से आवाज आई, चट्ट से आवाज आई मतलब एक साउंड वेव जनरेट हुई। वेव साउंड भी एक पार्ट ऑफ वेव है, वेव अपने साथ एनर्जी कैरी करती है, मतलब कुछ एनर्जी चट्ट के आवाज के साथ चली गई सराउंडिंग में, और कुछ एनर्जी जो है वो हाथ में ही रह गई, जो हाथ लाल हो गया और तुम्हारे गाल गुलाबी हो गए। तो कुछ एनर्जी तुम्हारे गालों को गुलाबी करने में और हाथ को लाल करने में चली गई, और कुछ एनर्जी चट्ट को जो साउंड जनरेट हुआ उसमें चली गई। तो जो चट्ट का साउंड जनरेट हो रहा है उसमें 25% जा रही है, और 75% तुम्हारे गाल और उनके हाथ एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले -20 से 0 लेके आओ। इस प्रोसेस में जो हीट चाहिए होगी ms डेल्टा टी, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मास ऑफ आइस कितना है 10, स्पेसिफिक हीट कितनी है हाफ।
डेल्टा टी कितनी है 20, तो 100 कैलोरी चाहिए होगी, इसको चाहिए, इसको हीट चाहिए, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये रिलीज करेगा। अब इसको 100 मिलेगी कब, जब ये देगा, ये देखें कितना देगा, 30 से 0 ले आओ इसको, तो ये जो हीट रिलीज करेगा एम एस डेल्टा टी करेगा, दैट इज इक्वल टू 30, नहीं सॉरी, मास कितना है 40, स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी कितना है 30, तो 4 तिक के 12, 1200 कैलोरी की हीट रिलीज करेगा। भाई 1200 कैलोरी अगर रखे हुए है, तो अगर ये 100 कैलोरी इसको मांगेगा तो क्या दे देगा, बड़े आराम से दे देगा, कह देगा ले लो। लेने के बाद भी 1100 बच गए। अब ये 1100 क्या करेगी, इस 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आप कहोगे कन्वर्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे क्या ये कन्वर्जन आइस से वाटर में कन्वर्जन होने के लिए क्या इसके पास पैसे या रुपया या मतलब हीट है। तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जाता है तो जो हीट चाहिए Q इज टू ml चाहिए। मास कितना है 10, लेटेंट हीट कितनी है 80, 800 चाहिए। भाई इसके पास 1200 कैलोरी थे टोटल और ये चाहते हैं दोनों एक बराबर हो जाएं, तो 1200 थे तो क्या 100 रुपए दे देगा, बिल्कुल दे देगा। फिर इसने 800 और मांगे, तो 1200 थे, 100 दे चुका है, 800 और दे, टोटल 900 दे दिए। टोटल 900 देने के बाद फाइनली ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। की पॉइंट मैंने यही बताया था, ब्रिंग बोथ मिक्सचर टू 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर, दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे ले आओ। खर्चा कितना हो चुका है, टोटल जो पैसा था शुरुआत में 1200 कैलोरी था, 1200 रुपया था, पहले 100 रुपए खर्चा किए, फिर 800 रुपए खर्चा किए, 900 रुपए खर्चा हो चुके हैं, कितने बचे 300 रुपए बचे। तो क्यू लेफ्ट 300 कैलोरी। जब तक ये मिले आपस में, तब तक जब तक ये बराबर आ पाए, एक दूसरे के बराबर आ पाए, मतलब 0, दोनों का फाइनल स्टेटस सेम हो पाया 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तब तक 900 रुपए खर्चा हो चुका है। अब जो बचा है सिर्फ 300 रुपए बचा है। और अब मास कितना बचा है टोटल, भाई 40 ग्राम तो पानी यहां पे है और 10 ग्राम पानी यहां पे आ गया। भाई 10 ग्राम पानी तो ये हो गया और 40 ग्राम पानी ये हो गया, तो टोटल मास जो अब बचा है वो 50 ग्राम वाटर बचा है, 50 ग्राम वाटर बचा है और क्यू इतना बचा है। अब जब वाटर है टोटल में, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम। अब देखोगे फाइनल टेम्परेचर के लिए तो क्या लिख दोगे, डेल्टा क्यू लेफ्ट इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो जो मास ऑफ, अब अपने पास टोटल मास ऑफ पानी है वो 40, तो जो पानी था वो 0 पे आया, 10 ग्राम बर्फ भी पानी बन गया, तो टोटल 50 ग्राम पानी है और स्पेसिफिक हीट 1 होती है, डेल्टा टी हमें पता करना है 0 डिग्री सेल्सियस पता, और बची खुची जो हीट है वो 300 कैलोरी की है सिर्फ। ठीक है, तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 300 बटा 50, 5 6 तो 6 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ गया। जो स्पेसिफिक हीट या चेंज इन टेम्परेचर आ गया वो 6 डिग्री सेल्सियस आ गया। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। कंफर्टेबल है? लास्ट में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्यों नहीं लाए लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में या इसमें? ये लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन आया तो है भैया, ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनी थी। अब जब इसे 120 डिग्री पे जाना है तो अब तो स्पेसिफिक, भाई ये वाली यूज हो चुकी, लेटेंट हीट यूज हो चुकी है, अब स्टीम पूरी कन्वर्ट हो चुकी है, अब वाटर पूरा स्टीम में आ चुका है। अब स्टीम का भी टेम्परेचर, अब और हीट दोगे तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एमएस डेल्टा टी आएगा। सर आपने बोला था कि वही वेलोसिटी प्रोवाइड करने से टेम्परेचर राइज नहीं होता, फिर इस क्वेश्चन में क्यों राइज हुआ? कहां वेलोसिटी दी मैंने? वेलोसिटी कहां भाई, पानी और बर्फ मिला रहे तुम, पता नहीं वेलोसिटी कहां से ले आए, क्या पागल आगल लगे हो तुम लोग। चलो एक सवाल और करो। 10 ग्राम ऑफ आइस
-40 डिग्री सेल्सियस पे है और 10 ग्राम ऑफ वाटर 30 डिग्री सेल्सियस पे है। मिलाते हैं, देखेंगे क्या हो। तो क्या करोगे, मिलाने से पहले एक लाइन खींच दो, एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म। तो एक तरफ क्या होगा, 10 ग्राम सैंपल है जो कि -40 डिग्री सेल्सियस पे है, और एक बार 10 ग्राम सैंपल है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है। दोनों को पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, इसे 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, इसे भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ। अब देखो हीट का क्या आदान प्रदान हुआ। ये जो हीट, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ms डेल्टा टी आएगा, तो यहाँ पे जो हीट चाहिए होगी ms डेल्टा टी चाहिए होगी। तो मास कितना है 10, स्पेसिफिक हीट कितनी है आइस की हाफ, और डेल्टा टी कितना है 40। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 200 कैलोरी हीट चाहिए होगी इसे पिघलने के लिए। और यहां पे अगर मैं बात करूं 30 से 0 जा रहा है तो ms डेल्टा टी हो जाएगा। मास कितना है 10, स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो कितना आ जाएगा 1। देखो यहां हाफ आई बिकॉज ये आइस था, ये वाटर है, और डेल्टा टी कितना आएगा 30। 30 से 0 आ रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 30 का आया। तो यहां पे कितना है 300। भाई एक बात बताओ, ये दोनों साथ आना चाहते हैं, एक के पास 300 रुपए हैं, तो इससे कहा कि भाई मैं तुम्हारे पास तो आ जाऊंगा लेकिन तुम 200 रुपए दे दो। इसने 200 रुपए दे दिए, अभी भी 100 रुपए बचे, अभी भी 100 रुपए बचे हैं। तो ये कहेगा अब चलो, ये है तो आइस ना, ये आइस ही था ना, -40 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस की आइस गए, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे तो है वाटर है, अभी भी कुछ दूरियां हैं इनमें, एक पानी एक बर्फ, ऐसे कैसे चलेगा। तो पानी कहेगा बर्फ से मेरे से थोड़े और पैसे ले लो, मेरे से थोड़े और पैसे ले लो, लेकिन तुम बर्फ मत रहो, तुम भी पानी बन जाओ। तो कहेगा ठीक है दे दो, अपने को क्या पैसे मिल रहे हैं। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट होगी। तो ये कहेगा कन्वर्जन के लिए m इंटू एल चाहिए था, कितनी थी 10, लेटेंट हीट थी 80, 800 कैलोरी चाहेगा। तो ये बर्फ कहेगी लाओ 800 रुपए। तो कहेगा भाई अपन तो गरीब है, 300 थे 200 तो मैं पहले ही दे चुके हैं, 100 ही रुपए बचे। तो कह रहे जब पैसे ही नहीं है तो बुलाया क्यों, अपनी औकात देके पटाया करो। ये पटाने की कोशिश कर रहा था पानी आइस को। तो कुल मिला के मतलब बात ये होगा कि पूरी आइस नहीं पिघलेगी। बात ये होगी जब ये 800 रुपए जैसे ही मांगेगी, इसके बेचारे के पास 100 रुपए देना चाहेगा भी तो नहीं दे पाएगा, इसके पास सिर्फ 100 ही रुपए बचे तो ये नहीं दे पाएगा। मतलब पूरी आइस नहीं पिघलेगी, लेकिन थोड़ी पिघलेगी। पूरी नहीं पिघलेगी तो ये कहेगा थोड़ी तो पिघलाएंगे। तो आइस पिघलाने के लिए लेफ्ट, अब देखते हैं कितनी आइस पिघलेगी। ये बात तो समझ में आ रही कि भाई फाइनल टेम्परेचर 0 हो गया, पूरा फाइनल टेम्परेचर 0 हो गया और बस पूरी आइस पिघल ही नहीं पा रही, इतनी एनर्जी नहीं कि पूरी आइस पिघल जाए। तो बस इसको 0 तक लाने तक 200 खर्चा हुआ, 300 थे टोटल, अभी भी क्यू लेफ्ट 100 है। अब ये जो 100 कैलोरी है, ये वाली हीट को इस्तेमाल करके जितना बर्फ पिघल सकती है उतना पिघालने की कोशिश करेगा। ये सोचेगा भाई चलो ठीक है, एक तरफा प्यार, थोड़ा और खर्चा कर लेते। तो एक तरफा प्यार में बर्फ के थोड़ा और खर्चा करेगा। तो क्यू लेफ्ट अब पिघलाने की बात करेगा। तो ये कहेगा अच्छा ऐसा है, तुम्हारे पास 10 ग्राम है, तुम पूरा मत पिघलो, 100 रुपए ले लो, 100 रुपए में जितना पिघल सकते हो उतना पिघल लो। तो लेट से x ग्राम ऑफ आइस x ग्राम ऑफ वाटर में चला गया। तो x ग्राम को पिघलाने के लिए m इंटू एल लेटेंट हीट होती है, वो q लेफ्ट के बराबर होगी, जो लेफ्ट आउट हीट जो बची होगी लेफ्ट हीट। मास कितना पिघलाना है x, लेटेंट हीट कितनी होती है 80 होती है बर्फ की। q लेफ्ट कितना है, कितनी हीट बची हुई है 100 कैलोरी बची हुई है। तो x की वैल्यू 100/80 आ जाएगी, 0 से 0 कट गया, दैट इज इक्वल टू 5/4, दैट इज इक्वल टू 1.25 ग्राम। सर कितना लंबा लेक्चर है बताता हूं। मतलब कितनी बर्फ पिघली 1.25 ग्राम पिघली। तो फाइनल टेम्परेचर, आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर क्या लिखोगे
फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। फाइनली वाटर कितना रहेगा, वाटर इनिशियली कितना था 10 ग्राम, और क्या हुआ 1.25 ग्राम बर्फ पिघल गई, तो फाइनली वाटर 11.25 ग्राम हो जाएगा। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 10 तो पहले से था, 1.25 ग्राम तो बर्फ पानी में पिघली, तो फाइनली 11.25 ग्राम वाटर हो गया। आइस की बात करें तो पहले 10 थी, कितनी पिघल गई 1.25 पिघल के कम हो गई, तो कितनी आइस बची है, कितनी बची है 8.75 ग्राम बची है। क्लियर है? ओ सर फिर गलत हो गया, अभी बात समझ में आ गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइज। आप समझ लीजिए कल लेक्चर नहीं है, कल आपका एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा। कल आपका क्या होगा, एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा जिसमें पीवाईक्यू बेस्ड फुल सिलेबस टेस्ट होगा 50 + 45 क्वेश्चन पे, 50 + 15 क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे। टेस्ट पेपर मैं आपको ठीक 12 बजे दूंगा और 1 बजे मैं उसकी आंसर की रिलीज करूंगा ऑन द स्पेशल क्लास। तो इन 1 घंटे में तुम्हें 50 + 15 नहीं, 50 तो टोटल क्वेश्चन है, 35 + 15 न्यू पैटर्न वाला टेस्ट मिलेगा। तैयार हो? फुल सिलेबस तैयार हैं आप लोग फुल सिलेबस टेस्ट करने के लिए 35 + 15 के पैटर्न पे? कल 12 बजे दिन में, कल अपनी क्लास नहीं होगी, कल अपन सिर्फ टेस्ट देंगे न्यू पैटर्न पीवाईक्यू। डबल फायदा है, एक तो तुम्हें न्यू पैटर्न पे फुल सिलेबस टेस्ट देने को मिलेगा, दूसरा फायदा है जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, जो डेटा बैंक यूज हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, पीवाईक्यू हो रहे होंगे। तो पीवाईक्यू के पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट पेपर का टेस्ट पेपर हो रहा है, फुल सिलेबस का फुल सिलेबस हो रहा है और न्यू पैटर्न पे हो रहा है। इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? कंफर्टेबल है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेलीग्राम को ज्वाइन करें t.me/crackbiology101। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, हर एक चीज मिलेगी। टेस्ट पेपर भी जो कल फुल सिलेबस होने वाला है वो यहीं पे मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी 39K सब्सक्राइबर अराउंड हो चुके हैं, जल्दी से ज्वाइन करिए, यहीं पे आपको सारी चीजें मिलेंगी t.me/crackbiology101। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए डन एंड डस्टेड, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर स्केल, 3 टॉपिक आज खत्म किए हैं। 24th को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज हीट ट्रांसफर, एंड देन 25th को अपन कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट वाला जो प्रोसेस है 24, 25 में कर लेंगे। 26th को मैं जहां तक है आप लोगों को सेमीकंडक्टर का, जैसे कल मैंने कराया था मॉडर्न फिजिक्स का पूरा, वैसे कंप्लीट सेमीकंडक्टर का मेगा रिवीजन 2 होगा। इसी तरह मेगा रिवीजन में पूरी फिजिक्स एक बार और कर लेंगे, तो 5वीं बार फिजिक्स एक ही साल में करा दूंगा। ओके चाचा, बाय बाय, जय हिंद। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार